वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कभी शादी विवाह में अगर आप लोग जाते हैं या फिर किसी यार दोस्त से मिलते हैं तो वहां पर अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो आप लोगों को जानता नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ ये इंसान है, ऐसे ऐसे है। तो नॉर्मली एक सोसाइटी का एक सर्किल होता है, जैसे आप लोगों की फैमिली होगी, उसके बाद में आप लोगों के रिश्तेदार हो गए। तो नॉर्मली उस इंसान को सब जानते हैं जिसने कभी कोई अच्छा काम किया है, किसी ने सिलेक्शन ले लिया है, ठीक है, तो उसको सब जानेंगे, अच्छा यार उसका लड़का ना ये ना इस पोस्ट पर चला गया है। तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसी समाज में, ऐसी सोसाइटी में, ऐसे किसी शादी विवाह फंक्शन में आप लोग खड़े हैं और कोई आप लोगों से पूछे कि आप कौन हो और आप लोगों को अपना परिचय देना पड़े, तो इसका मतलब यह है कि अभी आप लोगों से सफलता जो है वो काफी दूर है। वरना आप लोगों को वहां पर पहुंचने से पहले कोई ना कोई आप लोगों का परिचय जो है हर एक इंसान से करा देगा कि देखो यार वो आ रखा है, ठीक है, वो ना मेरा दोस्त है, आईपीएस ऑफिसर है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक अलग ही रुतबा आप लोगों को वहां पर सोसाइटी में रहेगा। तो ये इस तरीके से अगर जिंदगी में आप लोग अपने आप को चाहते हैं कि आप लोगों को किसी को अपना परिचय न देना पड़े, तो एक तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और उस लेवल पर आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही बोला गया कि समाज में अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ लेना सफलता अभी दूर है। तो नहीं कहते कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इसलिए हमेशा लगे रहो, कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमेशा अपने काम पर फोकस करो। ये दो वीडियो अगर लाइफ का पार्ट आप लोग बना लेते हैं तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। शानदार तरीके से करंट अफेयर जो है वो आप लोग की मुट्ठी में हो जाएगा। और अगर आप लोग को लगता है वीडियो सुनने के बाद में यार ये तो बड़ी शानदार वीडियो है, इसका तो आप लोग के पास में पीडीएफ होना चाहिए तो आप लोग यार टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहाँ पर आप लोगों को हर एक वीडियो का लिंक भी मिल जाता है अगर आप लोग के पास में नोटिफिकेशन नहीं आता है। कई सारे बच्चे बोलते रहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो कोई टेंशन नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और सारी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगी। और हाँ, जो पॉलिटी की पीडीएफ पूछते रहते हैं कि पॉलिटी की पीडीएफ कहां पर है, टेलीग्राम पर जब आप लोग जाएंगे तो ऊपर ही पिन जो होता है, पिन पर मैंने वहां पर ऑलरेडी पिन कर रखी है पॉलिटी की सारी जो पीडीएफ है, तो वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हैशटैग पॉलिटी लिखकर सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, तो वहां से भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ऑलरेडी पिन कर दिया मैंने, तो जाकर आप लोग जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तो वो यहाँ पर देख सकता है। जैसे यहाँ पर ये स्टडी लेवल वीर टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाएंगे और यहाँ पर आप लोग ये ऊपर क्लिक करेंगे, ये पिन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये फंडामेंटल राइट वाली पीडीएफ आप लोग के सामने खुलकर आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप लोग और ऊपर पिन करेंगे तो ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो खुलकर आ गई। और फिर से आप लोग यहाँ पर पिन करेंगे तो जो भी यहाँ पर और पॉलिटी की पीडीएफ है वो सारी आप लोगों के सामने आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए पॉलिटी की सारी पीडीएफ है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। फंडामेंटल राइट की मैं यहाँ पर डालना भूल गया था, 7वां जो चैप्टर था उसको थोड़ा सा लेट डाला था, तो इसलिए वो अलग से मैंने उसको पिन कर दिया है। तो अलग से यहीं पर ही ऊपर ही पिन आप लोग को मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आप लोगों को होना चाहिए। कई सारे बच्चे रेगुलर इस चीज के बारे में पूछते रहते हैं। अब मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बता दिया कहां पर जाकर कैसे डाउनलोड करना है, तो दूसरों को भी आप लोग शेयर कर देना ताकि कोई ऐसा डाउट देखने को न मिले, क्योंकि रेगुलरली ऐसे कमेंट आते ही रहते हैं, ठीक है। और आप लोगों को लगता है कि पॉलिटी काफी अच्छी है, आप लोग को काफी फायदा हुआ है, तो अपने जो यार दोस्त जो भी हैं आज के दिन पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। वो है नहीं कि अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती है, तो हमेशा चीजें अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है। जो चीजें आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है उसमें समाज में उसको जरूर शेयर कीजिए। आइए आज का लेक्चर देखेंगे, इससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं लेक्चर का ताकि अच्छे से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लेक्चर का ओवरव्यू लेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में। इसके बाद में लेक्चर में बहुत प्यारी न्यूज है यार, कई सारी, तो आप लोगों के चक्षु खोलेगी इस तरीके की न्यूज है। डिटेल में डिस्कस करूंगा। वर्ल्ड वाटर वीक के बारे में बात की जा रही है, यानी कि पानी से रिलेटेड जो पूरी एक तरीके से दुनिया का जो सप्ताह है वो 23 से लेकर 27 अगस्त तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट बात की जा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा DISC ये बेसिकली लॉन्च किया गया 5वें नंबर का। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा IDX और DIO, यानी कि डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन और IDX। तो IDX क्या है यहाँ पर, ये तो डिटेल में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ई व्हीकल के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिसको आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ई व्हीकल अगर रहता है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप लोग को पोल्यूशन का खतरा नहीं रहता है। दूसरी कंट्री से हम लोग जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीद कर लेकर आते हैं वो खरीद कर लेकर नहीं आना पड़ेगा, अपने ही देश के ऊपर हम लोग आत्मनिर्भर रहेंगे, तो इसके चलते काफी सारा फायदा देखने को मिलेगा। मैंने कहते हैं आम के आम और गुटलियों के दाम, तो वो वाली बात है। तो अभी पहला दिल्ली, ये कौन सा हाईवे, दिल्ली से लेके कहां पे हाईवे जा रहा है जहां पर फर्स्ट ई व्हीकल, ये ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाया गया कंट्री के अंदर। और सोलर जो बेस है यहाँ पर, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आगे क्या है पूरा इसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में अगर बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिमिटेड BHEL जो है, इसके द्वारा एक ये बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर स्कीम है फेम
फेम का नाम याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ डिटेल में आप लोगों को बताऊं क्योंकि आगे भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत बार न्यूज में रह चुकी है। इसको बोलते हैं फास्टर एडेप्शन, यानी कि जल्दी जल्दी आप लोग को अडेप्ट करना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी से भी चले और इसी के साथ में जो डीजल जो पेट्रोल से भी चले, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, तो ये स्कीम है किस मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम है, ये आप लोग को बताना है। अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर एथनिक कम्युनिटी है, वो बेसिकली सिया मुस्लिम की कैटेगरी में आती है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। तालिबान जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा रहता है क्योंकि वो सिया कम्युनिटी है और तालिबान जो है सुन्नी कम्युनिटी से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर इनको मारा जाता है। तो ये अफगानिस्तान में कौन सी कम्युनिटी है, जैसे नहीं आप लोग जानते हैं कि उघर कम्युनिटी होगी जिंगजियान वाले रीजन में चाइना के अंदर में, ठीक है। रोहिंग्या कम्युनिटी होगी म्यांमार वाले रीजन में, सिन्हाला कम्युनिटी होगी श्रीलंका वाले रीजन में। तो आप लोगों से पास्ट में भी क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं मैच करने के लिए स्टेट पीसीएस के अंदर कि इनको मैच कीजिए कौन से रीजन में कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें क्वेश्चन बन जाती हैं, फिर आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब यहां से आ गया, रेगुलर अगर सुनोगे थोड़ा सा भी तो ध्यान रख पाओगे। वाह क्या बात है, तो देखिए हार्ट शेप बन गया, कितना प्यारा। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली आज के डेट में फैन टोकन नाम का एक टोकन है जिसे आप लोग बिटकॉइन बोलते हैं ना, क्रिप्टो करेंसी। तो ये किस प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च की गई ये क्रिप्टो करेंसी, अभी यहां पर न्यूज में जानेंगे इसके बारे में। सेकंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस, ये इंडिया के अंदर होगी 2022 में। आप लोगों को बताना है कौन सी सिटी के अंदर होगी और इसकी थीम क्या है, ये भी आप लोग को बतानी है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा नई गाइडलाइन इशू की जाती है जियो स्पेशल सेक्टर के लिए, तो ये भी आप लोगों को जानने को मिलेगा। यानी कि लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो टकटकी लगाकर देखेगा। अभी हमारी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा लेक्चर को। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि एक डिटेल वाला न्यूज में डिस्कस करूं जिसमें आप लोगों को कई सारी बातें जानने को मिलेगी और पर्सनली सोसाइटी के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को सुनने में। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछूं मैं वाटर वाइफ के बारे में, तो आप लोग क्या बोलेंगे? वाटर वाइफ यानी कि एक इंसान जो है ओनली पानी लाने के लिए एक औरत से शादी करता है कि ये ऐसी औरत है जो घर में पानी लेकर आएगी। ऐसा भी कॉन्सेप्ट आप लोग को कहीं देखने को मिलता है, तो कौन से राज्य में देखने को मिलता है? यानी कि इसलिए शादी की जाती है उससे ताकि घर में पानी लाने के लिए भी एक लड़की को एक औरत को रखा जा सके, तो इसलिए वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में पॉलीगैमी काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। पॉलीगैमी क्या होती है? जब एक इंसान यानी कि एक पुरुष जो है वो कई सारी जो महिलाओं से शादी करते हैं उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। तो इसी के बारे में बात की जा रही है, वाटर वाइफ्स बोला जाता है यहां पर इनको। एंटायर जो बात करें वाटर मैनेजमेंट जो सिस्टम है ये वुमेन के द्वारा लीड किया जाता है, तो इसमें पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह प्रथा भी इंक्लूड हो गई है। ऐसे गांव महाराष्ट्र के अंदर जहां सूखा काफी लार्ज स्केल पर पड़ता है, तो महिलाओं को काफी दूर दूर जाकर पानी लेकर आना पड़ता है जिससे उनका काम चल सके फिर। तो इसके लिए यहाँ पर एक इंसान जो है एक तो घर पे काम करेगी एक वाइफ, दूसरी जो है वो पानी लेने जाएगी क्योंकि काफी कई सारे घंटे लग जाते हैं। तो इसके चलते एक इंसान जो है वो मोर देन वन स्पाउस यानी कि एक तरीके से मोर देन वन वाइफ रखेगा जो कि पानी के कलेक्ट करने के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको वाटर वाइफ का नाम दे दिया गया। तो ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आप लोग महाराष्ट्र से आते हैं या फिर वैसे भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इवन आप लोग ये देखें यहाँ पर यार एक पर्टिकुलर वुमेन को ओनली इसलिए शादी की जा रही है ताकि वो पानी ला सके, तो उसको जो पाइप होते हैं पानी लाने के लिए जो टैंकर होता है उसका सब्स्टिट्यूट बना दिया गया यहाँ पर। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाइए कि उस औरत की कैसी यहाँ पर एक तरीके से इमेज होगी, क्या तुम तो इसलिए हो क्योंकि पानी लाना है तुमको बस, ठीक है। तो ये काफी एक तरीके से जो वुमेन की डिग्निटी पर एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाता है कि क्या रियलिटी में आज के टाइम में भी हम लोग ये ऐसी चीजें देख रहे हैं, ये सही है? आखिर आर्टिकल में क्या है एक बार समझ लेते हैं। इंडिया के अंदर बोला जा रहा है कि वाटर स्ट्रेस होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि वेदर जो पैटर्न है वो रिपीटेडली ड्रोथ के पैटर्न में जा रहा है। यानी कि मॉनसून जैसा लगता है जितनी बारिश होगी उतनी बारिश नहीं होती है, कई बार कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसके चलते मोस्टली अगर कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, पानी की कमी है, तो इसका जो खामियाजा है वो महिलाओं को भुगतना पड़ता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा नहीं होगा कभी जो सर पे इस तरीके से बर्तन रखकर कोई पुरुष पानी लाता होगा, मैक्सिमम औरतों की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है। और अभी तो देखिए हम लोग अभी खड़े हुए 2021 में जहां पर चीजें फिर भी काफी हद तक नॉर्मल है। आगे आने वाले टाइम में 2050 में अगर जब चले जाएंगे तो बोला जा रहा है कि 1.6 बिलियन के करीब हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगी पानी तो उतना ही रहेगा, पानी तो नहीं बढ़ने वाला है, तो पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो इसके चलते और दिक्कत देखने को मिलेगी। दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है उसका 16% अकेला हमारे देश में है। यानी कि अगर पूरी दुनिया में 100 आदमी है तो अकेले हमारे देश में उसमें से 16 आदमी है। तो इससे अंदाजा लगाइए कितनी पॉपुलेशन है। और अगर पूरे दुनिया में अगर 100% अगर पानी है तो उसमें से 4% ओनली हमारे पास में है। यानी कि 100 लोग हैं हमारी अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में तो 16 लोग हैं, और बाकी 100% पानी है तो 4% है। यानी कि 16% लोगों के हिस्से में दुनिया का ओनली 4% पानी आता है।
तो ऑलरेडी आप लोग समझ सकते हैं कि पानी की कमी तो रहेगी रहेगी। इसी के साथ में 3/4 जो इंडिया रूरल जो फैमिली है यानी कि गांव वाले एरिया में उनको पाइप वाटर भी नहीं मिल पाता है। इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में जो पाइप से पानी पहुंचाने की जो योजना है 2024 तक का टारगेट उसका रखा गया कि हर घर जो जल की जो बेसिकली फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। उस योजना का नाम आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर बात करें इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर है यहां पर ग्राउंड वाटर का, यानी कि जो जमीन में से पानी निकाला जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें से 25% अकेला इंडिया के अंदर ही निकाला जाता है। रीजन क्या है? एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रीजन प्ले करती है इसमें, क्योंकि आप लोगों को पता है जो खेती है हमारी कंट्री में मैक्सिमम ट्यूबवेल के ऊपर डिपेंड करती है, और ट्यूबवेल जो है वो जमीन में से पानी निकालकर यहाँ पर बेसिकली खेतों में पानी पहुंचाती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो 70% के करीब जो वाटर सोर्सेज है आज की डेट में कंटेमिनेटेड हो चुके हैं। मेजर रिवर जो है वो मर रही है सूखा या फिर पोल्यूशन की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम भी आज के डेट में देखने को मिल रही है। तो पानी जो है आने वाले टाइम में त्राहिमाम करने का काम करेगा, यानी कि लोग जो है पानी के लिए लड़ सकते हैं। किसी महान इंसान के द्वारा बोला गया था कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो तीसरा विश्व युद्ध हो वो पानी के लिए हो। और आप लोग देख भी रहे हैं कई सारे राज्य पानी के लिए लड़ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारी कंट्री पानी के लिए लड़ रही हैं। तो पानी जो है ऐसा हो गया कि आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि एक तरीके से हर जगह पानी है पृथ्वी पर। अगर आप लोग देखेगा 70% भाग पर आप लोगों को पानी देखने को मिलेगा, पर लेकिन पीने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं 70 के 78% के करीब है लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की डेट में क्या कंडीशन है यहाँ पर अगर पानी के बारे में बात करें। तो पानी है हर जगह, यहाँ 78 नहीं है, 71 है, 71, ठीक है। इसको 71 देखेगा, 71 आई थिंक, हाँ 71 ही है, ठीक है। तो 71 पार्ट पर यहाँ पर सब जगह पानी है, पर लेकिन पीने के लिए नहीं है। कोस्टल एरिया में जो रहता है वो जानता होगा कितना नमकीन पानी होता है ये, तो पहले इसको प्योर करना पड़ेगा तब इंसानों तक यहाँ पर ये पहुंचेगा। तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाएगा इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात तो करें कोज क्या है यहाँ पर इसका कोज ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ठीक है। पानी की जो वाटर क्वालिटी यानी कि पानी जितना है उसकी क्वालिटी आप लोगों को बर्बाद होती नजर आएगी, ये भी जरूरी है। इसी के साथ में जो ग्राउंड वाटर है वो सप्लाई सिक्योरिटी जा रही है, क्योंकि हर जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह हम लोग सीमेंटेड कर चुके हैं, पक्की रोड बना रहे हैं, पक्के घर बना रहे हैं, सब जगह पक्के पार्क बनाए जा रहे हैं, पक्के स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोडी और कंक्रीट जो बजरपुर रोडी यूज की जाती है। तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज नहीं हो पाता है, तो पानी आएगा कहां से? तो इसकी वजह से सारा पानी जो है वो बहकर मैक्सिमम ओशन के अंदर चला जाता है, और ओशन में जाते ही वो नमकीन हो जाता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं ओशन का लेवल बढ़ाता हुआ आप लोग को वो नजर आता है। तो ये कंडीशन है जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अनसस्टेनेबल कंजप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं पानी को दुनिया भर का बर्बाद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पानी मिल ही नहीं रहा है। तो ये भी काफी बड़ी दिक्कत आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। और पानी के बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल छठा जो है वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं। तो छठा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर इसी पानी के बारे में बात करते हैं, जिसको यहाँ पर नॉर्मली लोग जो है ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न यहाँ पर बन जाता है। इंपैक्ट क्या होता है वुमेन के ऊपर? तो वुमेन को काफी कईयों किलोमीटर जाना पड़ता है पानी को इकट्ठा करने के लिए, नियरेस्ट सोर्स यहाँ से लाना पड़ता है। तो इसके चलते जो रिड्यूस हो जाता है जो एक्सेस टू द सैनिटेशन। देखिए जिस घर में पानी होगा अच्छे से, जिस एरिया में पानी होगा वहां लोग नहा लेंगे आराम से, ठीक है, पानी को यूज करेंगे। पर सोचिए पीने के लिए तक पानी नहीं है तो कैसे काम चलेगा? तो ये काफी एक बुरी कंडीशन यहाँ पर हो जाती है, जिसके चलते कई सारी और दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं। क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही है सोल्यूशन? गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे सॉल्यूशन किए गए, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जल क्रांति अभियान। तो जल क्रांति अभियान गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर चलाया गया। इसी के साथ में नेशनल वाटर मिशन के बारे में आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं, आप लोगों ने सुना होगा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है। तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम भी आप लोगों के सामने है। नीति आयोग के द्वारा भी एक वाटर कंपोजिट इंडेक्स लाया गया, जिसमें बोला गया था कि आने वाले टाइम में कितना एरिया जो है वो आज की डेट में सूखे की ग्रसित एरिया में आने वाला है। जल जीवन मिशन लाया गया, इसी के साथ में जल शक्ति अभियान चलाया गया, इसी के साथ में हमारी कंट्री में नई जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई। तो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप तो उठाए गए हैं, पर लेकिन वो स्टेप जो है वो इतने कारगर नहीं है कि सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है, ठीक है। एक और लॉन्ग न्यूज यहां पर डिस्कस करते हैं जो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कंफ्यूजन रहता है कोलोजियम सिस्टम क्या है, तो आज के बाद में आप लोग कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा। टकटकी लगाकर लेक्चर को आप लोगों को सुनना है यहाँ पर, क्योंकि काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगे फिर भी डाउट है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना कि सर ढंग से समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आप लोगों को लगता है ना कुछ भी अगर फीडबैक देने में तो तुरंत डिसलाइक कर दिया गिरे वीडियो को, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्यों डिसलाइक किया ताकि इंप्रूव किया जा सके। और बाकी लगता है लाइक करने लायक है तो फिर तो आप लोग देख ही सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी पहली बार ऐसा किया गया कि 3 महिलाओं को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एक साथ में रिकमेंड किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो स्ट्रेंथ होती है जज की कितनी होती है पता है ना आप लोगों को?
पहले 31 थी यहाँ पर, इसमें 3 और ऐड कर दिए। आज के डेट में 34 सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज है, तो 34 में से 31 जो 34 में से यहाँ पर 33 जो है वो नॉर्मल जज और एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 34 टोटल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कोलिजियम सिस्टम है इसके थ्रू यहाँ पर बेसिकली अपॉइंटमेंट की जाती है। तो 9 नए अभी यहाँ पर चेहरे आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिलेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लीड किए जाते हैं, यानी कि जो जस्टिस जो रमन साहब हैं वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं इसको। हमारी कंट्री के 24वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा। 24वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है क्या, ये बताइए आप लोग, क्या मैंने सही बोला यहाँ पर या फिर कुछ गलत बोला? गलत बोला, क्योंकि 24 तारीख को अपॉइंट किया गया था, भूलना नहीं है, इसलिए आप लोगों को रिपीट करते रहता हूँ। 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर बेसिकली ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन अभी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, ताकि जुडिशरी के अंदर आज तक भी हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वुमेन देखने को नहीं मिले, तो आने वाले टाइम में ये भी एक अपॉर्चुनिटी हमारी कंट्री में निकल कर आए। कोलेजियम सिस्टम जो है यहाँ पर ये बेसिकली क्या करता है, अपॉइंटमेंट होनी है जज की, अगर ट्रांसफर होना है जज का या फिर कोई भी इस तरीके से कुछ चीजें होनी है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा काम जो है वो कोलेजियम सिस्टम के थ्रू किया जाता है। और कोलेजियम सिस्टम ना तो कोई एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है, याद रखना, स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, और ना ही यहाँ पर इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में कुछ लिखा हुआ है। यानी कि कोलेजियम सिस्टम जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने आप क्रिएट किया गया सिस्टम है, यानी कि अपने आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं वो टाइम टू टाइम निकल कर आते रहे और कोलेजियम सिस्टम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो 3 केस आप लोग याद रखना यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। जब पहला केस आया यहाँ पर उसको बोलते हैं फर्स्ट जज केस। ये केस जो आया था फर्स्ट जज केस, ये था 1981 में। 1981 में जो फर्स्ट जज केस था इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिकमेंड करते थे जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, फिर ट्रांसफर के लिए, यानी कि एक तरीके से जो यहाँ पर एक तरीके से जो पावर थी पूरी यहाँ पर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में थी, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं जो रूलिंग दी जाती थी वो एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी देखने को मिलती थी आप लोगों को, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक तरीके से अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर हुआ करती थी, पर लगा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, तो आगे चल के सेकंड जज केस आया, ये क्या आया 1993 में, यानी कि 1993 में जो सेकंड जज केस आया उसने इंट्रोड्यूस किया कोलिजियम सिस्टम। तो यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम आप लोगों से पूछे किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1993 में सेकंड जज केस आया, इसका नाम ही सेकंड जज केस है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि अगर किसी का अपॉइंटमेंट करना है, किसी का ट्रांसफर करना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे जो यहाँ पर हेड करेंगे और 2 और जज रहेंगे, यानी कि 3 ये मेंबर चुनकर उस पर्टिकुलर चीजों को डिसाइड करेंगे कि कौन जज यहाँ पर होना चाहिए। अगर बात करें आगे चलकर एक और केस आया जिसको 3 जज केस बोला गया 1998 में, तो बोला गया यार 3 आदमी है, मान लीजिए एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 2 जज हो गए, तो दोनों में से किसी एक को भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पटा लेंगे तो इनके हिसाब से काम हो जाएगा, यानी कि इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हार जाएंगे, पर लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पता है सारी चीजें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में रहती है, तो उसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। इसलिए तीसरा जो जज है 1990 केस में, तीसरे जज का जो केस है इसमें इसकी संख्या बढ़ाकर 5 कर दी, यानी कि 2 मेंबर और कर दिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए 1 + 4 मेंबर हो गए, और ये जो 4 मेंबर होंगे सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो इनको बोला गया कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट करना है। तो आज की डेट में कोलिजियम सिस्टम के अंदर टोटल मिलाकर 5 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि अपॉइंटमेंट का काम करते हैं। अगर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की बात करें तो 3 हो जाते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट करें तो 5 हो जाते हैं, तो यहाँ पर 2 जज घट जाते हैं, तो ये हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करेंगे। तो इसके चलते देखिए जब यहाँ पर ये कोलिजियम सिस्टम जो नाम है, ये यहाँ पर नाम डिसाइड कर लिया, अच्छा ये नाम है, इनको हम लोग को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये नाम जो है ये गवर्नमेंट के पास भेजेंगे, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट के पास में यहाँ पर ये नाम जाएंगे, कोलिजियम सिस्टम जो है इनको अप्रूव कर देगा। तो गवर्नमेंट का रोल क्या रहता है, गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि यहाँ पर एक तरीके से जो हमारी कंट्री में आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसको एक काम सौंपा जाता है कि जिस भी जज को हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं, जो भी जज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, किसी का ट्रांसफर होना है, उसके बारे में गवर्नमेंट जाकर एनालिसिस करती है आईबी की हेल्प से, यानी कि इंफॉर्मेशन जो इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है उसकी हेल्प से, ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके और यहाँ पर कोई भी गलत इंसान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न पहुंचे। इसमें होम मिनिस्ट्री के अंदर आईबी काम करती है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जो कि अपॉइंटमेंट का आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें कुछ और बातें आप समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहला बात तो यहाँ पर अगर बात करें वेरियस जुडिशियल अपॉइंटमेंट, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर अपॉइंटमेंट करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या फिर अदर जज को। तो यहाँ पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाए अकेले की, तो जो भी जाने वाला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो जाते टाइम अपने आने वाले जज का नाम बताएगा कि ये भाई साहब आने वाले हमारी कंट्री में मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये बताएगा जाने वाला जज। तो नॉर्मली यहाँ पर सीनियरिटी बेस पर रहता है कि जो भी सीनियर होगा सबसे ज्यादा उसी को यहाँ पर इस पोस्ट पर बैठा दिया जाता है।
कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी यहाँ पर पहले इसको लेकर, तो सीनियरिटी के बेस पर चलता है ताकि यहाँ पर इसी तरीके से पैटर्न बना रहे। चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हो गया, अब जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बाद में अगर दूसरे जजों को अपॉइंट करना है आप लोगों को, तो यहाँ पर ये इनिशिएट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करते हैं यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम के साथ में, तो यहाँ पर सीनियर मोस्ट जो जज रहते हैं उनके साथ में डिस्कस किया जाता है और फिर रिकमेंड किया जाता है कि हाँ इनका नाम बेसिकली होना चाहिए। ये सारी चीजें रिटर्न में होती है, ऐसा नहीं कोई बोलेगा बाद में चलकर यार मैंने ऐसा बोला था उसने नहीं माना, ये बात होगी नहीं, सब रिटर्न में रहेगा और फाइल के अंदर सारी चीजें मेंशन होगी ताकि कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। कोलिजियम सिस्टम जो है यहाँ पर ये जब डिसाइड कर लेता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये हाई कोर्ट के अंदर जज अपॉइंट किया जाएगा, तो यहां पर ये लॉ मिनिस्ट्री को अपना रिकमेंडेशन भेजेंगे, लॉ मिनिस्ट्री इसको देखेगी और फिर यहां पर सेंड करेगी प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को और उसके बाद में फिर इनको अपॉइंट किया जाएगा। देखिए नॉर्मली पावर जो है यहां पर ये कोलिजियम के हाथ में, क्योंकि एक बार यहां पर नाम भेज दिया तो ये बस इसको होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको एक बार बोल सकते हैं एक बार रिव्यू कर लो, अगर रिव्यू करने के बाद भी वही नाम उन्होंने भेज दिए तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बस इसको होल्ड करके रख सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हमारी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, बदला लेने के लिए होल्ड किए रखती है बहुत सारी पोस्ट काफी लंबे समय तक। इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है कि अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती है, इसलिए कई बार ये कंट्रोवर्सी का रीजन भी बन जाता है। अगर बात करें यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में, तो उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, हम लोगों ने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे अपॉइंट करते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है एक तरीके से यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। बेसिकली जो चीफ जस्टिस है एक तरीके से उसको पहले तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो आउटसाइड स्टेट होना चाहिए, यानी कि उस राज्य का नहीं होना चाहिए जिस राज्य में वो है। कोलिजियम जो है वो कॉल करता है यहाँ पर, एक तरीके से कोलिजियम यहाँ पर काम करता है। तो हाई कोर्ट जो जज है वो यहाँ पर बेसिकली रिकमेंड किए जाते हैं कोलिजियम, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो सीनियर मोस्ट जज, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दो जज के साथ में ये रिकमेंड करता है कि हाँ इनको यहाँ पर अपॉइंट करना है, ठीक है। प्रपोजल जो होता है यहाँ पर वो इनिशिएट किया जाता है बेसिकली जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसके द्वारा कि हाँ ये बंदा जो है ये बनना चाहिए, ठीक है। तो कंसल्ट करता है वो भी दो सीनियर मोस्ट अपने कलीग के साथ में। तो रिकमेंडेशन जो है वो चीफ मिनिस्टर को भेजी जाती है, चीफ मिनिस्टर जो है फिर यहाँ पर गवर्नर, और गवर्नर जो है यूनियन जो लॉ मिनिस्टर। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर अपॉइंटमेंट आप लोगों को होती नजर आएगी। कई बार इसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि देखिए अंदर ही अंदर क्या चल रहा है कोलिजियम सिस्टम के अंदर, उसके अंदर कोई ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती है। बोलते हैं कि काफी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और ओपेकनेस है, यानी कि वहां पर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा पारदर्शिता नहीं है। वहां पर कई बार आप लोगों को नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद देखने को मिल जाता है, तो इसके लिए क्रिटिसाइज इसको किया जाता है। टैलेंटेड जो जूनियर जज है या फिर एडवोकेट है उनको कई बार मौका ही नहीं मिल पाता है इस नेपोटिज्म की वजह से, तो इसके चलते कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि टैलेंट को पीछे छोड़कर ये नेपोटिज्म का शिकार हो चुका है कोलिजियम सिस्टम, तो इसलिए इससे हम लोग को डिस्टेंस बनाकर रखनी चाहिए। तो ये बातें हैं। इससे डिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या कोई काम किया गया? जी हाँ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC लाया गया था हमारी कंट्री में 2014 में। पर लेकिन जो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर आकर जो अपॉइंटमेंट करने लगेंगे। इसमें क्या था, इसमें जितने मेंबर गवर्नमेंट के होंगे उतने ही मेंबर जो है यहाँ पर कोर्ट के रहेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि किसको अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये बोला गया कि ये तो एक इंटरफियर है यहाँ पर हमारी इंडिपेंडेंसी में, तो इसको यहाँ पर नल एंड वॉइड करार दे दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। जो जज है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये हमारे संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 124 124 आर्टिकल के अंदर ये बातें मेंशन कर रखी है। और हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट किया जाता है ये 217 आर्टिकल के अंदर बेसिकली किया गया, अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर के साथ में। तो ये दो आर्टिकल है 124 और 217, तो ये यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाती है सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, यहाँ पर मेंशन है। बाकी कोलिजियम सिस्टम प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करेंगे एक इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। ये इंटरनेशनल न्यूज शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे तो कई सारी और बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। बात की जा रही है UNWGIC के बारे में। देखिए इसलिए फायदा होता है लेक्चर सुनने का। अब आप लोग ये दूसरी बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन भी दिया था इसका क्विज के अंदर, तब भी आप लोगों को रिवाइज हो गया। अभी इसको पढ़ा रहा हूं 2022 में, ये तब तक यहाँ पर एक दो बार और न्यूज में आ जाएगा। तो अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुनते हैं ना, बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को मैं ही याद करवा देता हूं, तो इसलिए हमेशा लेक्चर को रेगुलर रखा करो। अगर स्किप भी हो जाता है, अरे हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज, कभी कल मैंने कमेंट देखा दिसंबर की वीडियो देखी जा रही है किसी बच्चे के द्वारा, यानी कि दिसंबर की वीडियो के नीचे कमेंट आया था, उसने आंसर दिए थे दिसंबर की वीडियो के नीचे। मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा। मैंने कहा यार देखो कि पीछे तक दिसंबर तक के मतलब अभी हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, अगस्त में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है मुझे नहीं पता, पर हाँ दिसंबर की वीडियो के नीचे जाकर कमेंट किया, तो इसका मतलब दिसंबर की वीडियो को रिवाइज कर रहा है बंदा, ठीक है।
तो ये डेडिकेशन अगर आप लोग के अंदर एक बार आ गया ना, तो आप लोगों की जो कोई भी चीज है पीछे नहीं छूटेगी। आप लोग अगर छुट भी गए कभी तो आप लोग अपने आप को फिर से पैटर्न में लेकर आओगे। तो ये वाला जरूर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, फिर फायदा आप लोग देखिएगा कितना शानदार तरीके से आप लोग को इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो UNWGIC ये ऑर्गेनाइज कराता है यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन ग्लोबल, जो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बेसिकली एक तरीके से किसी पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन के बारे में बात की जाती है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेट कर सके, यहाँ पर जो भी मेंबर स्टेट है, जो स्टेक होल्डर है जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, तो क्या क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है उसके बारे में ध्यान रखा जा सके। तो टाइम फ्रेम क्या है कि हर 4 साल में कंडक्ट करा जाता है। लास्ट टाइम जो होता 2018 में होता, अब जो हो रहा है यहाँ पर ये 2022 में हो रहा है। थीम क्या है? जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। तो यानी कि जहां पर आप लोग लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कई सारी चीजों का और भी। तो इसी के चलते यहां पर ये बेसिकली मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है। तो UNGGIM जो है इसका एम यही है कि किस तरीके से एजेंडा जो डेवलपमेंट करना है, खासकर जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन के एक तरीके से कैसे आप लोगों को चीजों का अंदाजा लगाना है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। अच्छा ये लोग पीछे छूट गए, इनको साथ में लेकर चलना है, तो वो वाली चीजें आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि कहां कहां ज्यादा भुखमरी देखने को मिल रही है, कहां कहां गरीबी देखने को मिल रही है, कहां हेल्थ की अच्छी चीजें नहीं है, कहां एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो ये यहां पर इसमें भी एक एनालिसिस करने में रोल प्ले कर सकता है। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर अगर बात करें, ये एक मॉडर्न टूल की तरीके से यूज की जा रही है जियोग्राफिक मैपिंग और एनालिसिस करने में अर्थ और ह्यूमन सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीजें दिक्कत कर रही है। तो हमारी कंट्री में कौन सी मिनिस्ट्री है इसके बारे में अगर पूछ रहे आप लोगों से, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये काम करती है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो कंफ्यूज मत होना अगर दोनों स्टेटमेंट में दे दे तो ये बेसिकली यहाँ पर काम करती है हमारी कंट्री में इसके लिए गाइडलाइन तैयार करने की, और पॉलिसी जो है वो एक तरीके से लिबरलाइज की जाती है। सेक्टर एक तरीके से मोर कॉम्पिटिटिव फील्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ओपननेस और रिस्ट्रिक्टिव जो रिमूव हो जाती है चीजें लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर यहां पर बात करें बेसिकली UNGGIM के बारे में, ठीक है, तो इसका एम यही है कि एक तरीके से कैसे यहां पर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी ग्लोबल जो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो इसी के ऊपर यहां पर ये काम करते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया में इनके द्वारा ये काम किए जाते हैं ताकि सही तरीके सही पैटर्न में ये चीजें चलती रही, रिसोर्सेज का ढंग से यूटिलाइजेशन किया जा सके, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये होगी बेसिक इंफॉर्मेशन। आइए अब इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। कभी कभी मेरा मन करता है जो न्यूज इंपॉर्टेंट होती है ना उसको स्टार्टिंग में डिस्कस कर दो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, तो इसलिए इधर उधर हो जाता है। इससे मुझे मत समझना कि आप लोग की सर कभी कुछ स्टार्ट कर देते हैं कभी कुछ, ठीक है। बेसिकली ये रहता है कि स्टार्टिंग में आप लोग को बड़ी न्यूज बता दूं कभी कभी, जो मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा सा एक्साइटेड रहता हूं मैं उसको बताने के लिए। जैसे आज हम लोगों ने वाटर वाइप्स के बारे में जाना, तो पढ़कर मुझे काफी आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यार ऐसा भी कोई फंडा है, ठीक है। तो कई सारी चीजें तो मुझे नहीं सीखने को मिलती रहती है जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाना और पढ़ना दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर ऐसे प्रोसीजर है कि मैं भी काफी कुछ सीखता हूँ और आप भी सीखते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। अभी हम लोगों ने बात की वाटर के बारे में। तो पृथ्वी का 16% जो पानी है वो आप लोगों को 16% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर है, और 4% जो पानी है पीने लायक वो इंडिया के अंदर है। तो इसी के चलते वाटर वीक यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है 23 से लेकर 27 अगस्त तक का, ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके जो वाइटल रोल है पानी का, क्या रोल प्ले करता है डेली लाइफ के अंदर में। थीम क्या है यहाँ पर? बिल्डिंग रेजिलिएंट फास्टर, यानी एक तरीके से जल्दी से जल्दी लोगों तक लोगों तक पानी पहुंचाना है। इसका कंक्रीट सॉल्यूशन होना चाहिए ताकि वाटर रिलेटेड जो भी चैलेंज है, क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में बात कर लीजिए, वाटर स्कार्सिटी यानी कि वाटर की कमी के बारे में बात कर लीजिए, फूड स्कार्सिटी, फूड सिक्योरिटी, फूड की सिक्योरिटी तभी होगी जब उस एरिया में एग्रीकल्चर के लिए पानी अवेलेबल रहेगा, हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, इंपैक्ट कोविड-19 का, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए जरूरी है कि पानी के ऊपर फोकस किया जाए। पानी को सेव करना भी एक तरीके से पानी को क्रिएट करने वाली बात हो जाती है। तो इसलिए कभी भी आप लोगों को अगर ऐसा दिखे तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी भी इन चीजों को लेकर आप लोगों को बेसिकली माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। अब न्यूज है उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। ये जो न्यूज है यहाँ पर ये शॉर्ट न्यूज है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे जो पहली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है ये है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसको DISC बोला गया। तो DISC क्या है यहाँ पर? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, यानी कि डिफेंस के फील्ड में अगर कोई स्टार्टअप आता है तो उसके लिए यहाँ पर ये चैलेंज है। तो 5.0 ये हमारी कंट्री में भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया।
इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यानी कि डिफेंस में हम लोग कैसे एक्सीलेंस लेकर आ सकते हैं उसके ऊपर काम किया रहा है। और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि हम लोग इस तरीके से चैलेंज रख रहे हैं ताकि अगर कोई भी डिफेंस के फील्ड में आना चाहता है, कुछ इनोवेट करना चाहता है, तो वो बाहर निकल कर आए, अपना टैलेंट दिखाए, हम लोग उसको प्रोजेक्ट देंगे ताकि अपनी ही कंट्री में इंडिजिनसली हम लोग अपने प्रोडक्ट बना सकें। ये है। तो यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा बेसिकली 35 प्रॉब्लम जो है यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई, यहाँ पर कि 13 तो आती है यहाँ पर सर्विस सेक्टर में, 22 आती है यहाँ पर डिफेंस पब्लिक जो अंडरटेकिंग के अंदर में, जिनको अनवील किया गया डिफेंस जो इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अलग अलग एरिया में काम किया जाएगा। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पर एक तरीके सिचुएशनल अवेयरनेस, आर्गुमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरक्राफ्ट ट्रेनर, नॉन लीथल डिवाइस, 5G नेटवर्क, अंडर वाटर जो डोमेन है अवेयरनेस, ड्रोन किस तरीके से यहां पर बात की जा रही है, SWARMS एंड डेटा कैप्चरिंग, यानी कि ये सारे एरिया है जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि चीजों को हम लोग ढंग से यूटिलाइज कर सकें। और इनको हम लोग मैक्सिमम चीजें कई सारी आप लोग को देखने को मिलेगा हम लोग बाहर के देश से खरीद कर लेकर आते हैं, अगर अपने ही देश में हम लोग काम करेंगे तो काफी अच्छा यहां पर रहेगा। तो 5वें नंबर का भी यहां पर ये लॉन्च किया गया IDEX, जिसको बोलते हैं यहां पर बेसिकली इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये हमारी कंट्री के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा लॉन्च किया गया था 2018 में। तो इसका बेसिक पर्पज ये था कि सेल्फ रियलाइंट हम लोग बन सकें, यानी कि अपने ही देश में सारे प्रोडक्ट हम लोग बना सकें और बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रह रहे, वहां से हम लोगों को खरीद कर न लाना पड़े। तो इसके चलते यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है डिफेंस की, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है यहां पर, ये निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की साइड से। आप लोगों से पूछेगी यहां पर सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है, ये हमारी कंट्री में कौन यहां पर बेसिकली इनको इनोग्रेट कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री यहां पर इनको इनोग्रेट कर रही है। अभी हमारी कंट्री में यहां पर जो बेसिकली करनाल लेक रिजोर्ट है करनाल के अंदर, ठीक है, तो यहां पर ये बनाया गया। तो दिल्ली जो चंडीगढ़ हाईवे है उस पर पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली जो हाईवे है बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यहां पर लगाया गया है, यानी कि ऊपर पूरा सोलर पैनल लग गया सब जगह और नीचे चार्जिंग स्टेशन लग गए। तो आम का आम और गुटलियों के दाम, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि खंबे लगाने तार पहुंचाने, तो वो भी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। अब जिसके पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल है, क्या आप में से ऐसा कोई है इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करता है, जैसे कि स्कूटी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आती है, ई रिक्शा इलेक्ट्रिक व्हीकल में आती है, या फिर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज कर रहा है, तो बताइए जरा आप लोग में से कोई यूज करता है क्या। यहां पर अगर सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अगर आप लोगों को देखने को मिले तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। वो फेम स्कीम याद रखिएगा, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो ये स्कीम जो थी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई। बेसिक में आप लोग कुछ बातें बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, तो बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन न बन जाए। जो फेम के बारे में अभी आप लोगों को बता दिया, बेसिकली इसको जो नाम है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक जो हाइब्रिड जो व्हीकल होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो एनकरेज किया जा रहा है ताकि लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह खरीद सकें, उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं परचेज करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके लिए सपोर्ट किया जा रहा है 10 लाख के करीब ई जो व्हीलर होते हैं, ठीक है, इसी के साथ में 5 लाख के करीब ई 3 व्हीलर, ये 2 व्हीलर हो गए, 3 व्हीलर हो गए, और लगभग यहाँ पर बात की जा रही है कि 55,000 के करीब 4 व्हीलर और 7,000 के करीब बस, ये यहाँ पर सपोर्ट की जा रही है ताकि देश में इनको यूज में लाया जा सके और कार्बन डाई एमिशन जो है वो हम लोग कम कर सके। तो यहां पर बोला जाएगा 2700 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। तो यहां पर स्टेब्लिश किया जाएगा ग्रिड 3x3 किलोमीटर के हिसाब से। तो यहां पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए 3 साल में खर्च किए जाएंगे, ये बोला गया था जब यहां पर इसका सेकंड फेज स्टार्ट किया गया। फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें तो ये स्कीम है किसके अंडर, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो मिशन प्लान है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें 6.7 मिलियन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करने की बात की गई थी 2020 तक का। यहां पर 9500 जो मिलियन ये लीटर जो एस्टिमेट यहां पर बात की गई थी फ्यूल सेव किया जाएगा, यानी कि डीजल पेट्रोल जो यूज कर रहे हैं उसको हम लोग सेव कर पाएंगे। 2 मिलियन टन रिड्यूस करेंगे पोल्यूशन ग्रीन हाउस गैस के अंदर में। तो 65,000 डीजल और यहां पर 3 लाख के करीब जो इनडायरेक्ट जॉब आप लोगों को क्रिएट, सॉरी डीजल ने डायरेक्ट, ठीक है, 65,000 डायरेक्ट यानी कि जो काम करेंगे यहाँ पर, ये भी जो भी यहाँ पर पावर स्टेशन बनाए जाएंगे, कोई दिक्कत हो तो उसको सुधारने वाला रहेगा। तो उसमें यहाँ पर लगभग 3 लाख के करीब इनडायरेक्ट जॉब जो यहाँ पर इस इंडस्ट्री के साथ में कनेक्ट होंगे। तो ये यहाँ पर काफी कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जो व्हीकल है इसके बारे में याद रखिएगा। तो करनाल लेक रिजोर्ट जो है स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है और मिड पॉइंट है यहाँ पर दिल्ली चंडीगढ़ जो हाईवे के बीच में। तो यहाँ पर ई कार वाले जो है करंटली वो आराम से इसको एंजॉय कर पाएंगे। तो एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं जिसके चलते यहाँ पर इसका फायदा उठाया जा सकता है, खासकर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं उनके लिए यहाँ पर ये बात आप लोग बोल सकते हैं।
एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक चार्जिंग स्टेशन जो यहाँ पर लगाया जाएगा वो 25 से 30 किलोमीटर की दायरे में बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि रेगुलर जो इंटरवल रहेगा 25 से 30 किलोमीटर का आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यहाँ पर उसके लिए चार्जिंग पॉइंट लगाया जाएगा। अगर इसमें तरीके से बात करें तो ये भी एक हल्की सी आइडिया है, अगर आप लोग यहाँ पर इसे व्हीकल यूज करते हैं तो आप लोग आइडिया रखेगा ताकि इनके बारे में आप लोग को पता रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया एडवांस कैफ ये टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड द फाइटर एयरक्राफ्ट। बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि यहाँ पर होस्टाइल रडार के अंडर आ जाता है, यानी कोई रडार है उसने पकड़ लिया यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट है, तो उससे बचाने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया था। तो डिफेंस लेबोरेटरी जो जोधपुर के अंदर में है डीआरडीओ की, याद रखिएगा डिफेंस लेबोरेटरी डीआरडीओ की जोधपुर के अंदर, उसके द्वारा यहाँ पर चाफ मटेरियल ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो मटेरियल है यहाँ पर ये कार्टिज जो 118 ये आई आप लोगों को इन कोलैबोरेशन विद हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे के अंदर इनके द्वारा मिलकर बनाया गया है। तो सारी क्वालिटी यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं, तो जल्दी से इसको फिर कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो टेक्नोलॉजी एक तरीके से यहाँ पर यूज की जा रही है और सक्सेसफुली हम लोग इसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज आप लोग बोल सकते हैं कि अपने देश में हम लोग ऐसी ऐसी चीजें डेवलप कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग आगे आने वाले टाइम में दुश्मनों को भी चकमा देकर यहाँ पर निकल पाएंगे। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं चल रहा है, काफी कुछ काम चल रहा है और इंप्लीमेंटेशन कितना होता है वो देखने वाली बात होती है। और यहाँ पर तो आप लोग को इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा ही नजर आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आप लोग को आइडिया रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ये है तालिबान के बारे में। तालिबान जो मिलिटेंट ग्रुप है कहां पर है, ये अफगानिस्तान के अंदर में। इनके द्वारा वेंडलाइज कर दिया गया, इनके तोड़ दिया गया अभी यहाँ पर एक स्टैचू। ये स्टैचू जो थी यहाँ पर ये सियत मिलिटिया लीडर थे यहाँ पर, जिनका नाम था यहाँ पर अब्दुल अली मजारी। ठीक है, तो इनकी बेसिकली ये स्टैचू तोड़ी गई। प्रोविंस है यहाँ पर बेमियान, तो अफगानिस्तान के अंदर में। अनऑफिशियल जो इनको बेसिकली कैपिटल बोला जाता है हजारा एथनिक ग्रुप का, यानी कि जो बेमियान है यहाँ पर इसको अनऑफिशियल एक तरीके से कैपिटल के तौर पर देखते हैं, जो हजारा जो एथनिक ग्रुप है। अगर आप लोगों से पूछ लिया अब हजारा कहां पर पाए जाते हैं, तो अफगानिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, पर लेकिन इनको हजारों को काट काट कर 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है तालिबान के द्वारा। तो ये जो हजारा है तो इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जो यहाँ पर माजरी है ये वाइडली नोन, इनको आप लोग देखेंगे। ठीक है, जो ग्रुप है यहाँ पर ये, ठीक है, हजारा एथनिक ग्रुप जो बेसिकली माजरी है वाइडली नोन एज ए, ये एक तरीके से ये एक चैंपियन ऑफ द हजारा। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर माजरी साहब जो थे यहाँ पर ये, जिनका अब्दुल अली माजरी, ठीक है, जिनकी यहाँ पर स्टैचू तोड़ी गई, ये चैंपियन के तरीके से देखा जाता था हजारा के लिए। अब तालिबान के द्वारा इनकी स्टैचू जो है वो तोड़ी गई, तो आने वाले टाइम में चीज देखने को मिलेगी। एग्जीक्यूट भी इनको तालिबान के द्वारा ही किया गया था 1995 में, जो कि अफगानिस्तान के अंदर बेसिकली जो हजारत राज जो रीजन है वहां पर। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जो हजारा है यहाँ पर ये वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट एथनिक माइनॉरिटी है, कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा, टोटल अपनी कंट्री में कितनी माइनॉरिटी है कि आप लोगों को पता है? लेटेस्ट अभी कौन सी माइनॉरिटी ऐड की गई है तो वो आप लोगों को बताना है, इसके बारे में कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, आप लोग जाकर सर्च करिएगा माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, तो जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जोरास्ट हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, और जो लेटेस्ट अभी ऐड की गई है वो है यहाँ पर जैन कम्युनिटी माइनॉरिटी की कैटेगरी में। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि किस ईयर में इसको ऐड किया गया है, ये क्वेश्चन कम से कम आप लोग बताइए। अफगानिस्तान के अंदर लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी है यहाँ पर ये 10 से 12% कंट्री की, ये लगभग 38 मिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन, पर लेकिन इनके ऊपर तालिबान का काफी ज्यादा अत्याचार देखने को मिलेगा। तालिबान जो है यहाँ पर वो इनको इसलिए मारता है क्योंकि तालिबान जो है वो सुन्नी सेक्ट से आता है और ये सिया मुस्लिम की कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इनकी आपस में बनती नहीं है। सिया और सुन्नी में हमेशा मैक्सिमम टाइम आप लोगों को, अब बाहर कंट्री में अगर बात करें, हमारी कंट्री में तो मिलजुल कर रहते हैं, पर बाहर कंट्री में आप लोग काफी सारी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली अलग अलग अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं और ये दिक्कत यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये अभी अगर आप लोगों से कोई पूछ ले यहाँ पर, तो आप लोग याद रखिएगा अफगानिस्तान के अंदर ये कम्युनिटी आप लोग को देखने को मिलेगी, जिसके चलते इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे चलते हैं, इंडियन नेवी के द्वारा अभी यहाँ पर मैरीटाइम जो मैन्योवर एक तरीके से यूएस नेवी लेड जो साउथ एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको SEACAT बोला गया यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं साउथ एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज अभी सिंगापुर में देखने को मिली, तो हमारी कंट्री की नेवी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया।
जो मिलिट्री एक्सरसाइज है यहाँ पर इंक्लूड करती है 20 अदर जो पार्टनर नेशन है, यानी कि 20 दूसरे और भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिक एम क्या है कि कैसे मिलकर एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं, और ये सिंगापुर वाले रीजन में हो रही है, तो कहीं ना कहीं चाइना को भी टैकल करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर साउथ एशियन जो कंट्री है वो मिलकर साथ में आ रही है, तो एक तरीके से स्टैंडर्डाइज जो ट्रेनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। कल को कोई भी अगर इलीगल तरीके से कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई मैरीन डोमेन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। एक्सरसाइज जो है यहाँ पर ये एक तरीके से मैरीन ऑपरेशन जो सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर इन श्रीलंका, सॉरी सिंगापुर, तो वहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। तो एक तरीके से कल को कोई एक क्राइसिस होता है, तो ये रहना कि कल को अगर दिक्कत हो जाए तो वहां मिलेंगे यार सारे, फिर देखेंगे क्या कर रहे हैं, ठीक है। उन्हीं के एक ठेया होता है, वहां पर जाकर मिलेंगे और बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की चीजें की जाती है यहाँ पर, ताकि एक दूसरे से सीख भी सके और चीजों को इंप्लीमेंट भी कर सके। तो ये कहां पर अभी देखने को मिली आप लोगों को, तो सिंगापुर में देखने को मिली। तो सिंगापुर को एक सेंटर की तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये जो न्यूज है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। लियोन मेसी के बारे में बात की जा रही है, उनके द्वारा साइन किया गया अभी फी पेरिस जो यहाँ पर सेंट जो जर्मन इंक्लूडिंग सम फ्रेंच क्लब जो क्रिप्टो करेंसी जिसको फैन टोकन बोला गया। फैन टोकन बेसिकली क्या है, देखिए अगर आप लोग किसी के फैन है, किसी को फॉलो करते हैं, तो फैन टोकन एक तरीका टोकन है जो कि आप लोग यहाँ पर परचेज करते हैं, उसके बेस पर आप लोग कुछ हक मिल जाते हैं बेसिकली उससे रिलेटेड। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर फैन टोकन परचेज कर लिया, कई सारे यहाँ पर एक तरीके से क्लब हैं, इनमें से अगर किसी भी क्लब का आप लोगों ने फैन टोकन यहाँ पर ज्वाइन कर लिया तो आप लोगों को वोटिंग का भी हक मिल जाता है कई जगह, तो और कई जगह आप लोग यहाँ पर माइनर जो डिसीजन ले आते हैं उसमें भी आप लोग अपना सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को फैन टोकन बेसिकली लेना पड़ेगा। तो फैन टोकन क्या एक तरीका, ये नॉन फंजिएबल टोकन है। फंजिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप हैं, आपका नाम जो भी है, मान लीजिए ए है आपका नाम, ठीक है, तो मान लीजिए ए है तो आप अपने ही तरीके के एक प्राणी हैं, आपका डुप्लीकेट नहीं हो सकता कोई बिल्कुल कि हाँ ये बिल्कुल उस सारी चीजें उसके अंदर देखने को मिल जाएगी जो आपके अंदर में है। तो आप इंडिविजुअल है, आपको आपसे ही रिप्लेस किया जा सकता है और किससे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो नॉन फंजिएबल है। बाकी फंजिएबल क्या होता है, मान लीजिए एक केला है उसको दूसरे केले से रिप्लेस कर दिया कि ये केला नहीं ये केला खा लो, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये वाली दाल नहीं ये वाली दाल खा लो, ठीक है, तो वो रिप्लेस हो जाता है, तो फंजिएबल होता है। तो यहाँ पर डिजिटली ओनली एसेट्स है जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, नॉन फंजिएबल कैटेगरी में है। बिटकॉइन की तरीके से सिमिलर डिजिटल ये करेंसी है। वोलेटाइल एसेट्स से काफी ज्यादा वैल्यू ऊपर नीचे काफी लार्ज स्केल पर होती रहती है। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है यहाँ पर सोइसो, ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये क्रिएट किया गया जिसका नाम है फैन टोकन। तो फैन टोकन यहाँ पर आप लोगों से पूछे कौन क्रिएट कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूजन न डालें। क्रिप्टो जो करेंसी यहाँ पर, क्रिप्टो जो करेंसी यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर यूज की जाती है फैन के द्वारा परचेज करने के लिए एज ए टोकन के तौर पर, ताकि रियल वर्ल्ड में यहाँ पर एक मनी को देकर ये इसको खरीद पाते हैं, ताकि यहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर सके जो भी ऐसा कोई प्रोसीजर देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ऐसे नहीं, जैसे क्लब के अंदर जाते हैं आप लोग कई बार कि वहां पर जाकर मेंबरशिप ले ली, आप लोग ये भी खेल सकते हैं ये भी खेल सकते हैं वो काम कर सकते हैं, तो इसी तरीका ये तरीका है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने जो भी फैन है उनके साथ में कनेक्ट करने का ये एक तरीका आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में, ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या एंजॉय किया फिर देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, इसके बाद में आप लोगों को याद रखना है कहाँ से किस टाइम वीडियो, ये सारी चीजें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की, शॉर्ट न्यूज हम लोगों ने देखी, डिफेंस के बारे में काफी डिटेल में समझा, नेक्स्ट भी डिफेंस के बारे में थी, अच्छे से समझी। इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल क्या है, फेम स्कीम क्या है, ये सारी बातें जानी, अच्छे समझिएगा। अफगानिस्तान के अंदर क्या जो गहमा गहमी चल रही है वो हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में मैरीटाइम जो यहाँ पर जो सिक्योरिटी, ये बेसिकली एक तरीके की जो ये मैरीटाइम जो हिस्सा है इसके बारे में हम लोगों ने समझा कि सिंगापुर में हो रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली फैन टोकन इनके बारे में समझा, कौन है कैसे क्रिएट करता है। इसी के साथ में वुमेन के बारे में हम लोगों ने जाना, नेशनल न्यूज के अंदर में वोटर क्राइसिस अगर होता है तो वुमेन को क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वोटर वाइफ्स क्या होते हैं उनके बारे में समझा। कोलिजन सिस्टम की मैंने आप लोगों को पूरी ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी सारी पढ़ा दी, इसकी कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को कोलिजन सिस्टम के बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने UNWGIC के बारे में जाना डिटेल में, तो यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो सारी चीजें काफी डिटेल में हम लोगों ने समझी। अब आप लोगों के सामने क्विज है, ये क्विज आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूँ कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। वर्ल्ड वाटर वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया था, 23 से लेकर 17 अगस्त तक का थीम क्या है ये बताना है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया DISC ये बताना क्या है, और IDX की फुल फॉर्म बतानी है। दिल्ली से लेके कहां तक हाईवे है जहां पर पहला देश का इलेक्ट्रिक व्हीकल जो यहां पर फ्रेंडली हाईवे उसको बनाया जा रहा है। फेम स्कीम के बारे में हम लोगों ने जाना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगी ये बताना है। अफगानिस्तान में कौन सी कम्युनिटी है जिसको तालिबान काफी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि फैन टोकन जो है वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रिएट किया जाता है।
सेकंड, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस जो है ये आप लोगों को इंडिया के अंदर किस सिटी में देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जियो स्पेशल जो इनेबल ये थीम है, यहाँ पर इसको कंप्लीट आप लोग करना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सेक्टर के बारे में बात करती है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है यार, क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, बेसिकली इनका आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अब थोड़ा सा रिवीजन यहां पर कर लेते हैं। 9 फीट की अभी एक ब्रोंज की एक स्टेच्यू थी, महाराजा किस थे, महाराजा का नाम बताना है। सिख कम्युनिटी एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया था, लाहौर के अंदर डिस्ट्रॉय कर दी गई। कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक जो प्रोड्यूसर है उनको थर्ड पार्टी को बेसिकली अलाउ करने के लिए बोल रही है, अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्सपोर्ट करना वो आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर शंकर दीनदयाल जी के बारे में, तो शंकर दीनदयाल शर्मा हमारी कंट्री के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये बताना है यहाँ पर कि आप लोगों को इसी के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन ये बेसिकली अफेयर, ये यहाँ पर इनकी एक बेसिकली एक सिस्टम ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, इसको री इमेजिंग बोला गया है, ये पूरा करना है। नाम क्या है, मिनी रंग, ये यहाँ पर हाईएस्ट जो पीक है किस स्टेट के अंदर ये बताना है। सेंसस कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, कौन सी कम्युनिटी को पहली बार सेंसस में इंक्लूड किया जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पर ये फाइनेंस मिनिस्टर है, स्टेट के बेसिस पर पॉपुलेशन के बेसिस पर पैसा देते हैं, तो ये आप लोगों को पता है। मुगल किंग अकबर के टाइम पर कौन सी रिपोर्ट थी जिसमें एक तरीके से सेंसस के बारे में बात की जाती है। सेंसस एक्ट जो है यहाँ पर ये एक तरीके से आप लोगों को बताना है कि पॉपुलेशन जो सेंसस कंडक्ट कराता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है बेसिकली यहाँ पर सेंसस की, यहाँ पर ताकि उसके बारे में पॉलिसी तैयार की जा सके। तो यहाँ पर ये कब एक्ट आया था ये बताना है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, अभी स्टेटमेंट की फॉर्म में भी चीजें आ सकती हैं। 9 फीट टॉल ब्रोंज जो यहाँ पर स्टैचू ये महाराजा रणजीत सिंह की जो कि पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर डिस्ट्रॉय की गई। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा। यहाँ पर शंकर दयाल शर्मा जो है ये 9th प्रेसिडेंट थे इंडिया के अंदर में। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में अगर आप लोगों से बात की जाए तो याद रखना है यहाँ पर बेसिकली री इमेजिंग अर्बन रिवर के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर जो मिनी रंग है यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर जो होम अफेयर है यहाँ पर ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सेंसस कंडक्ट आती है। ट्रांसजेंडर जो हेड है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिकली पहली बार सेंसस के अंदर आ रहे हैं। फाइनेंस जो कमीशन है आर्टिकल 280 के तहत आता है, तो यहाँ पर ये इसके बारे में बात करते हैं। मुगल जो बेसिकली किंग थे अकबर, उनकी है यहाँ पर आईने अकबरी, तो ये याद रखेगा जिसमें यहाँ पर सेंसस के बारे में मेंशन किया गया था। सेंसस जो एक्ट किया गया हमारी कंट्री में 1948 में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी के साथ में पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।